सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीएसपीडीसीएल का जो 2 पोस्ट निकला हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर का, इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में जो है एक एक पॉइंट जो है हम काफी बारीकी से और साथ ही साथ आपको जो है काफी इजी वे में जो है क्लियर करते हुए सारी चीजों को जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है इनके द्वारा जारी किया गया है। पहला जो है, सबसे पहले नोटिफिकेशन बता दूं, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। तो यहाँ देख रहे होंगे विज्ञापन दिया गया है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से पावर कंपनीज की वेबसाइट में देख लीजिएगा दिया गया है, पर दिनांक 29/9/2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिए पदों का विवरण पूरा दिया गया है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों की प्रवर्गवार विवरण जो है देख लीजिए पूरा दिया गया है। विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए कुल मिलाकर देखिएगा यहाँ पे 50 पद है। इसके बाद देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों के प्रवर्गवार विवरण जो है विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए कुल मिलाकर यहाँ पे 68 पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत अंबिकापुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण जो है विभिन्न वर्गों का पद जोड़ते हुए यहाँ पे कुल मिलाकर 44 पद है। इसके बाद देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण जो है विभिन्न वर्गों के लिए जो पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं, कुल मिलाकर जोड़ने से यहाँ पे देखिए 238 पद यहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल निवासी से संबंधित। पहला देखिएगा ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। देखिएगा इसका मतलब यह है कि अगर आप जो है जगदलपुर क्षेत्र से जो है फॉर्म भर रहे हैं तो आपका बस्तर संभाग का जो है मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग क्षेत्र के जो निवासी हैं और अगर आप बस्तर क्षेत्र से जो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों से बिलोंग करते हैं तभी आप जो है यहाँ पे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ग वाला पॉइंट देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंबिकापुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो है जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो मान लीजिए अगर अंबिकापुर क्षेत्र से जो है फॉर्म भर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसके लिए जो है आपका जो है सरगुजा संभाग के किसी एक जिले का जो है निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप इस क्षेत्र से जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा चौथा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र के जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। देखिए अगर आप इन पर्टिकुलर जिलों से बिलोंग करते हैं तभी आप जो है इस क्षेत्र से जो है फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टाइपेंड का। देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पे मैट्रिक्स S4 जो है 7,000 रुपये में देखिएगा जो सैलरी स्केल है वो दिया गया 19,800 से लेकर 62,600 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अस्थायी रूप से प्रारंभिक तौर पर 3 वर्षों के लिए परीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल रहेगी। परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। यानी कि देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है राज्य सरकार का निर्देश आया हुआ था कि अब से जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, जो टेम्पररी पीरियड होता है ज्वाइनिंग के दौरान, वो 3 वर्षों का कर दिया गया है, जो कि पहले 2 वर्षों का था। इस दौरान जो है आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन है। क्योंकि दोस्तों प्रथम वर्ष में जो है आपको सैलरी मिलने वाली है परमानेंट होने के दौरान, यानी कि 19,800। इसका जो है 70% दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड में। वही प्रोबेशन पीरियड के दूसरे वर्ष में देखिएगा आपको 80% दिया जाएगा और तृतीय वर्ष में दौरान 90% दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों इसके साथ आपको जो कुछ और भी भत्ते मिलेंगे जो कि मेंशन है नीचे। उपरोक्त मूल वेतन पर देखिएगा अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरफ प्राप्त होंगे। परिवीक्षा की अन्य सेवा शर्तें पावर कंपनीज के परिपत्र क्रमांक देखिएगा दिनांक 5/4/2021 के अधीन ही रहेगी। पांचवा पॉइंट देखिएगा इंपॉर्टेंट है आयु सीमा से संबंधित। देखिए आयु सीमा की गणना जो है दिनांक 1/1/2021 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा देखिएगा अनारक्षित पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष जो है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपको 45 मिलने वाली है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट छठवां जो है शैक्षणिक योग्यता।
देखिएगा, उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिखित शैक्षणिक अर्हताओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण कर लेना अनिवार्य है। यानी कि देखिएगा, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस डेट तक जो है आपके पास पर्टिकुलर जो है ये डिग्रीज जो है होना अनिवार्य है। उसके बाद जो अगर आप डिग्री प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे मान्य नहीं होगा, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है, देखिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि स्नातक की डिग्री कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा देखिएगा तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। देखिए नीचे जाके देखिएगा, पहला पॉइंट है ऐसे आवेदक या आवेदिका जो यूजीसी के मान्यता प्राप्त संस्था से, देखिए कुछ पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट, बीई कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या देखिएगा बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, अथवा देखिएगा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीएस स्नातकोत्तर हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र यथा डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर आपके पास नॉर्मल किसी स्ट्रीम में जो है अगर आपके पास जो है स्नातक की डिग्री है तो उसके साथ एडिशनली आपको कोई ना कोई एक कंप्यूटर डिग्री शो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आवेदक या आवेदिका जो है जिनके पास ऑलरेडी जो है कंप्यूटर से संबंधित जो है ग्रेजुएशन है या कंप्यूटर से संबंधित जो है उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उनको यहाँ पे अलग से कोई कंप्यूटर डिग्री शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि डीसीए हो गया, पीजीडीसीए वगैरह हो गया। इस चीज को इस पहले पॉइंट से क्लियर किया गया है। इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट भी दिया गया है इसी से संबंधित देख लीजिएगा, ऐसे आवेदक या आवेदिका जो उपरांत एक जो है, यानी कि पहला पॉइंट जिसमें मेंशन किया गया था जिनके पास कंप्यूटर से संबंधित डिग्रीज हैं उनको और कोई एडिशनल कंप्यूटर डिग्री नहीं लगेगी, उस चीज़ को मेंशन किया गया था। देखिए दिया गया उससे भिन्न पाठ्यक्रम से अगर उन्होंने जो है द्वितीय श्रेणी में स्नातक किया है, यानी कि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से अगर आपने स्नातक किया है तो देखिए उनके लिए मेंशन है कि उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों से देखिएगा एक पाठ्यक्रम से कम जो है कोर्स करना जो है अनिवार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा करना अनिवार्य है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट देखिएगा, आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा जो है व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स जो है आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। या तीसरा देखिए पीजीडीसीए जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए लास्ट में दिया गया है कि उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता व अर्हता जो है मापदंड ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। तो देखिए समस्त डिग्री जो मांगी गई है ये आपके पास जो है लास्ट डेट जो दिया गया है फॉर्म फिलिंग का उसके पहले तक होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपकी डिग्री जो है उस डेट के बाद की है तो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों जो 8वां पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा विभागीय उम्मीदवारों से संबंधित है। पहला पॉइंट देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई पद जो है यहाँ पे आरक्षित नहीं है। दूसरा देखिए इसी में कि पावर कंपनी में ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा कंपनी में 1 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गई हो एवं जो विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हताओं को पूर्ण करते हो ऑनलाइन आवेदन का चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए उनके लिए यहाँ पे है, देखिएगा उनके लिए भी कुछ यहाँ पे छूट रखी गई है। जैसे कि पहला देखिए ऐसे विभागीय कर्मचारी उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा एवं आवेदन शुल्क में छूट रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 9वां पॉइंट जो है आवेदन कैसे करें। तो देखिए इस बार मैं इसको क्लियर कट कर देता हूं कि ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, वेबसाइट दे दी गई है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसका लिंक जो है जब भी एक्टिव होगा इस वीडियो में ही मैं इसे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखिएगा आवेदन शुल्क क्या होगा। तो देखिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 700 रुपये रखा गया आवेदन शुल्क, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है और ये सारा भुगतान जो है ऑनलाइन किया जाएगा। तो देखिए क्या क्या माध्यम है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या उपलब्ध कराए गए अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। और ये देखिए जो भी फीस आप जमा करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हाल में जो है आपको रिफंड नहीं होगा। 11वां पॉइंट देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है ये है देखिए 28/10/2021 देखिएगा समय दे दिया गया है। तो 28/10/2021 जो है आपका लास्ट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद देखिए 12वां पॉइंट जो है चयन प्रक्रिया से संबंधित है। तो प्रतियोगी परीक्षा जो है यहाँ पे सबसे पहले होने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सीबीटी बोलते हैं, जिसे आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न एवं वैकल्पिक उत्तर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, तथापि हिंदी अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण जो है यानी कि इंग्लिश वर्जन जो है वही मान्य होगा।
प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी। कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर किया गया यहाँ पे कि देखिए प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछे जाएंगे। तो देखिए अगर आप किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है लैंग्वेज से रिलेटेड तो फाइनली जो अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश वर्जन जो होगा उसे ही मान्य किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। यानी कि देखिए आपके एग्जाम जो है 2 घंटे का होने वाला है जिसमें 100 प्रश्न आपके होंगे। प्रत्येक प्रश्न के बहुविकल्पीय उत्तर होंगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक सही विकल्प हेतु 1 अंक जो है निर्धारित है। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक जो है कटौती की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा जिन प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं किया जाएगा उसके लिए 0 अंक निर्धारित है। प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार जो है विषयों का समावेश होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं जिसमें कि देखिए आपको प्रत्येक प्रश्न पर जो है 1 अंक मिलने हैं और आपका जो है माइनस मार्किंग 1/4 होगा यानी कि 0.25 कटने वाला है यहाँ पे। तो देखिएगा आपका सिलेबस मेंशन किया गया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो पहला देखिए सामान्य ज्ञान जिसमें 25 अंक होगा। दूसरा देखिए सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जिसमें 15 अंक होंगे। तीसरा सामान्य मानसिक योग्यता जिसके लिए 15 अंक। चौथा देखिएगा सामान्य गणित जिसके लिए 15 अंक। पांचवा देखिएगा सामान्य हिंदी व्याकरण जो इसके लिए 20 अंक और छठवां देखिएगा सामान्य अंग्रेजी व्याकरण उसके लिए 10 अंक मिलने वाले हैं आपको। आगे देखिए चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40 एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 30% जो है अहरकारी अंक जो है प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये देखिए मिनिमम मार्क्स रखा गया है, इतना आपको लाना ही है। हालांकि फाइनल कट ऑफ ये डिसाइड नहीं करता है, वो तो अलग से डिसाइड होगा, लेकिन मिनिमम इतना जो मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए अगर आप जो है रिटर्न एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका कौशल परीक्षा होने वाला है। कौशल परीक्षा देखिए इसमें क्या दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची जो है निर्मित की जाएगी। प्रावीण्य सूची में से जो है विज्ञापित पदों के प्रवर्गवार संख्या के अनुसार देखिए 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। देखिए रिटर्न एग्जाम से जो है 5 गुना उम्मीदवारों को देखिएगा कौशल परीक्षा जो है उसके लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा निम्नानुसार होने वाली है जिसमें देखिएगा पहला जो है कंप्यूटर में अंग्रेजी में देखिएगा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से 50 अंक आपको मिलेंगे। वहीं दूसरा देखिएगा कंप्यूटर में हिंदी में देखिएगा 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति में परीक्षा जो होगी इसमें आपको अलग से 50 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज में जो है आपका यहाँ पे कौशल परीक्षा होगा जिसके लिए दोनों में देखिए 50-50 अंक जो है फिक्स किए गए यानी कि कुल मिलाकर 100 अंक। आगे देखिए अंग्रेजी व हिंदी भाषा की उक्त कौशल परीक्षा के पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 50-50 अंकों के प्रत्येक कौशल परीक्षा में न्यूनतम 30-30 अहरकारी अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए दोनों में अलग अलग एग्जाम के होंगे जिसमें देखिए 30-30 अंक जो है मिनिमम लाना आपका इंपॉर्टेंट है, अहरकारी है, अदरवाइज जो आप वैसे भी आउट हो जाएंगे वहाँ से। आगे देखिएगा दोस्तों अंग्रेजी व हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची जो है यानी कि मेरिट लिस्ट निर्मित की जाएगी। यानी कि आपका देखिए रिटर्न एग्जाम प्लस देखिएगा आपका जो कौशल परीक्षा है इन दोनों के आधार पर जो है फाइनली आपका जो है मेरिट सूची जो है तैयार होगा। अगला पॉइंट देखिए प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों के प्रवर्गवार संख्या के 3 गुना जो है उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि देखिए जो मेरिट सूची तैयार होगी इसमें भी देखिएगा जो विज्ञापित पद है उसके 3 गुना ज़्यादा जो है उम्मीदवारों को यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। और आगे देखिएगा दस्तावेज सत्यापन के पात्र पाए गए उम्मीदवारों की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित प्रावीण्य सूची में से छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जाएगी। लास्ट पॉइंट देखिएगा अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम जो है वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा एवं अंक एवं जन्म दिनांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम में अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उम्मीदवार की वरीयता जो है निर्धारित की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा अगर आपके मार्क्स भी कॉमन है तो सबसे पहले जो है आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। मान के चलिए मार्क्स कॉमन है प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ भी कॉमन है तो अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है इसमें जो आपका जिस लेटर से आपका नेम स्टार्ट होता है उसके आधार पर जो है आपकी वरीयता सूची जो है यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। आगे देखिएगा अगला पॉइंट जो है अनुबंध एवं जो है सुरक्षा निधि यानी कि कौशन मनी जो है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा पर नियुक्ति जो है परिवीक्षार्थी द्वारा पावर कंपनी के 4-4 वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए देखिए राशि जो है 1 लाख रुपए जो है सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी। देखिए फाइनली यहाँ पे जो छात्र चयनित हो गए उनके लिए देखिए 4-4 वर्षों का जो है अनुबंध यहाँ पे रखा गया है जिसके लिए देखिए इनके 1 लाख रुपए जो है सुरक्षा निधि के रूप में जमा किया जाएगा। देखिए जैसे कि ये 4 वर्ष का जो है यहाँ पे अनुबंध वाला ड्यूरेशन जो है कंप्लीट कर लेते हैं उसके पश्चात उन्हें वो कौशन मनी वापस कर दी जाएगी। लास्ट पॉइंट देखिएगा यदि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में पावर कंपनी से सेवा से त्याग पत्र देता है तो अथवा देखिएगा स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात एवं जब्त कर ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे अनुबंध ड्यूरेशन जो है उस दौरान जो है आप सर्विस से त्याग पत्र दे देते हैं तो आपको 1 लाख का जो है यहाँ पे कौशन मनी जो है रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है।
इसके बाद देखेंगे दोस्तों 14 पॉइंट अन्य शर्तें जो है ये दी गई है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो पॉइंट्स है आप उसे एक बार देख सकते हैं पीडीएफ में। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 4th और 5th। देखिएगा 4th पॉइंट है उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी एक से अधिक पालियों में देखिएगा दिवसों में कराई जाएगी। यानी कि सीबीटीज जो है, सीबीटी यहाँ पे होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो अलग अलग पालियों में अलग अलग दिन जो है कराई जाएगी, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। ये देखिए उस केस में जब जो है परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में होता है। आगे देखिएगा विभिन्न पालियों में यानी कि शिफ्ट्स में प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। यानी कि देखिए जब देखिए शिफ्ट जो है बढ़ जाती है, यानी कि अलग अलग दिनों में अलग अलग पेपर होते हैं छात्रों के, तो उस दौरान नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है अपनाया जाता है। क्योंकि देखिएगा किसी किसी पेपर में देखिएगा पेपर का लेवल जो है वो लो होता है, किसी किसी में हाई होता है, तो उसके लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है अपनाया जाने वाला है, जैसे कि रेलवे में अपनाया जाता है। 5वां पॉइंट देखिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सीबीटी की समाप्ति के पश्चात देखिएगा 5 दिवस में प्रश्न पत्र का सही हल पावर कंपनीज की वेबसाइट में उम्मीदवारों के ईमेल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं उपलब्ध किए जाने वाले दिनांक से 3 दिवस तक का समय जो है साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात देखिए परीक्षा संबंधी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि देखिए जैसे ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है खत्म होता है, उसके 5 दिन के पश्चात जो है यहाँ पे पूरा जो है आपका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा और उसके पश्चात जो है 3 दिन आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको अगर कोई यहाँ पे आपको आपत्ति है किसी उत्तर से तो उसके लिए आपको दावा आपत्ति का समय दिया जा रहा है 3 दिनों का। इस पश्चात आपको जो है उसके लिए अप्लाई करना है और उसके अधिक जो है आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार छात्र मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि परीक्षा तिथि क्या हो सकती है सर। तो इसके बारे में बता दें तो दोस्तों मैं संडे लाइव के दौरान ही बता दिया था कि ये नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा, लेकिन एग्जाम डेट जो है इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों जो परिस्थितियाँ चल रही है उसके अनुसार जो है कोई भी विभाग जो पोस्ट निकाल रहा है वो एग्जैक्टली जो एग्जाम डेट उस समय अनाउंस नहीं कर रहा है, बाद में अनाउंस हो रहा है। तो वही चीज़ जो यहाँ पे भी फॉलो हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप पूछ रहे थे बार बार कि क्या हो सकता है डेट, तो एक अंदाजे के हिसाब से मैं दोस्तों यहाँ बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर या जनवरी हो सकता है। क्योंकि देखिएगा आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है लास्ट डेट फिलिंग का है 28/10/2021। तो उस अनुसार जो है देखिएगा अगर हम लोग 1.5 से 2 महीना भी लेते हैं तो उस अनुसार दिसंबर से जनवरी जो है आपका एग्ज़ाम डेट जो है एक्सपेक्टेड जो है हो सकता है। तो उस अनुसार ही आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको इस पूरे पीडीएफ का लिंक चाहिए तो इसे जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस लिंक को क्लिक करिएगा, सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से आप जो इस पीडीएफ को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों अपडेट्स रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।